ओके, स्टार्ट कर दो। बहुत बढ़िया। हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई एम योगेश चंद्र शुक्ला। 10 सेकंड के लैग होता है ना। अच्छा, अभी आप स्टार्ट नहीं किया? ओके ओके ओके। तो स्ट्रीमिंग तो बहुत पहले से स्टार्ट हो गई ना? हाँ, वो चालू हो चुका है। हाँ, वही तो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट बच्चे। आज का जबरदस्त टॉपिक है और आज मैं आपको एक बेहतरीन नॉलेज देने वाला हूं। तो सबसे पहले दिमाग में 2-3 सवाल आप पैदा कर लीजिए, उन सवालों को आज क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहली चीज, मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक और मोस्ट इंटरेस्टिंग वर्ड दुनिया का। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दुनिया में? अगर कहा जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट फीलिंग कोई चीज अगर है तो वो फीलिंग है अबाउट सेक्सुअलिटीज। ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि इस दुनिया में जो भी है प्रजनन सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया चल रही है। तो हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। हालांकि ये टॉपिक मैंने आपको एक दिन पढ़ाया था, बट वो एक्चुअली एक पेड कोर्स का आपके लिए सिर्फ डेमोस्ट्रेशन था, इसलिए मैं आपके लिए आज फिर से लेकर आया हूं ताकि पूरा टॉपिक एक साथ फिर आपको यहां पर मिल सके और सारी चीजें आपको समझ में आए। तो उम्मीद है बच्चे वो पुराना टॉपिक भी आपको याद होगा और आज भी हम उसके ऊपर अच्छे से बात करेंगे। सेकेंड टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे स्टार्ट होने वाला था, बट किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से वो नहीं हो पाया। तो आज हम यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैंने कहा कि दिमाग में एक सवाल जरूर रखिए कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही आज हम पढ़ पाएंगे। इस सिस्टम से पहले हमें 2-3 बातों को पता होना चाहिए। जो स्पर्म एक इजीली आसानी से लोग रिलीज कर देते हैं, वो बनता कैसे है, कितना समय लगता है उसे बनने में। एक पेनिस जो एक सामान्य स्ट्रक्चर है, जो बहुत सामान्य छोटे से आकार का होता है, किसी सेक्सुअल एक्साइटमेंट के टाइम पे वो बड़ा कैसे हो जाता है, उसमें ऐसा क्या हो जाता है। ये सवाल जो बायोलॉजी के स्टूडेंट को तो पता ही होना चाहिए, और उसके अलावा दुनिया के लगभग जब भी स्टूडेंट हैं जिन्हें ये नहीं पता है, इंसान हैं जिन्हें ये नहीं पता है, उन्हें भी ये बात पता होनी चाहिए। तो आज का मेरा टॉपिक इन्हीं 2-3 चीजों के इर्द गिर्द घूमेगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेकर हजारों सवाल होते हैं। आज वो हर सवाल का स्वागत है और हर सवाल का जवाब मैं पूरी तरह से देने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले हमें जानने की जरूरत है कि व्हाट अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये है क्या। तो हम इसे डिटेल करने जा रहे हैं। ओके, बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया है। यहां पर स्टार्ट करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो मनुष्य के बारे में हम 4-5 चीजें जानेंगे। मनुष्य है क्या? मनुष्य, दुनिया में हर जीव प्रजनन करता है। लगभग हम मानते हैं कि बहुत सारे जीव जो हैं वो प्रजनन करते, कुछ जीव प्रजनन नहीं करते। लेकिन क्या आपको पता है कि प्रजनन करना जीव जंतुओं का मुख्य लक्षण नहीं है। मुख्य लक्षण अगर हम कहें कि क्या हम प्रजनन के आधार पर किसी को नाप सकते हैं कि ये जीवित है या निर्जीव है, तो इसका आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कुछ भी ऐसे जानवर हैं, जैसे खच्चर हो गया, जैसे एक मनुष्य जिसके पास में हो सकता है टेस्टिस ना हो, तो वो जनन नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसलिए हम इसे जीव और निर्जीव नहीं मानेंगे। हम मान के चलते हैं कि मानव जो है लैंगिक रूप से जनन करता है, मतलब इसके पास लिंग होती है। समवन इज अ मेल, समवन इज अ फीमेल, ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। इसके अलावा इनसे जो पैदा होने वाले बच्चे हैं, वो बच्चे जो हैं बच्चे पैदा होते हैं, अंडे नहीं। तो डिफरेंस बिटवीन दुनिया में 2 प्रकार के जीव होते हैं। एक अंडे देने वाले अंडज, और जीव जंतु वाले जो जंतुओं को पैदा करते हैं वो उन्हें हम जरायुज या सजीव प्रजक कहते हैं। तो ये 2 बातें इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि लैंगिक जनन होता है, और दूसरी चीज तो ये कि इनके पास में होता है कुछ स्पेशल पार्ट जिसे हम सजीव प्रजक कहते हैं।
अगले पॉइंट में पहुंचे तो इस चैप्टर में हम दो टॉपिक के बारे में बात करेंगे, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड सेकंड वन इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम अभी मेल को पढ़ने जा रहे हैं। जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो हम इसे डायग्राम को एकदम पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये संरचनाएं हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे कि कहां पर क्या बनता है, कहां से क्या होता है, आखिर वो स्पर्म जो निकल जाता है बॉडी से बाहर वो बनता कहां है, वो कहां से आता है, कहां पर स्टोर होता है, वो वाइट क्यों दिखता है, उसके पास में क्या क्या होता है, वो 2 ml ही क्यों बनता है। ये सब सवाल हमारे दिमाग में होने चाहिए, तब जाके हमें नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पता होगा, हमारी पूरी जनरेशन के बारे में पता होगा। ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा टॉपिक है जो मुझे लगता है कि दुनिया के हर बच्चे को पता होना चाहिए। ये दुनिया में सेक्सुअल एजुकेशन जब तक होती रहेंगे मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत कम होगी। बच्चों को ये पता होना चाहिए, और खासकर जिस उम्र में बच्चे 12-13 साल के बाद या जिस उम्र में आप हैं उनको तो खासकर। हजारों भ्रांतियां, हजारों कहानियों से जुड़े हुए रहते हैं ये बच्चे, और एक्साइटमेंट से जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए इन्हें गलत रास्तों पर ले जाना बहुत आसान है। लेकिन इन्हें सही रास्तों पर ले जाना एक अच्छे शिक्षक का काम है, और मैं वो कर रहा हूं। उम्मीद है आपको ये बात चीजें बिल्कुल समझ में आएंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं भाई। यहां पर तो हमारे पास में ये जो सामने दिखाई दे रहा है यह हमारा एक नर जनन तंत्र है, ठीक है। इसे हम कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मुख्य क्या क्या होता है, अगर हम एक नर जनन तंत्र को देखें तो मुख्य रूप से हमारे पास में यहां पर ये 2 वृषण है, 2 टेस्टिस मुख्य रूप से। इसके अलावा ये बाहर दिखाई देने वाला एक्सटर्नल जेनेटाइला, बाह्य जनन तंत्र, ये दूसरा भाग है। तीसरे भाग के तौर पर देखें तो यहां पर कुछ ग्रंथियां हैं जो उसे सपोर्ट करती हैं, तो कुछ ग्रंथियां हैं। इसके अलावा यहां पर वृषण से लेकर यहां पर एक पतली पाइप है जो ये बाहर तक निकली हुई है, ये तीसरा अंग है। तो हमें इन 4 चीजों के बारे में पढ़ना है। तो कौन कौन सी चीजें? सबसे पहली बात वृषण। सो व्हाट अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? हमारे पास में सबसे पहले है पेयर टेस्टिस, मतलब हमारे पास में है वृषण। हम उसके बारे में पढ़ेंगे। वृषण ही वो जगह है जहां पर स्पर्म का निर्माण होता है, इसलिए हम इसे बहुत गहनता के साथ पढ़ेंगे। दूसरी चीज, इसके अलावा इससे वृषण के बाद ये पतली पतली पाइप है जिसे हम कहते हैं सहायक वाहिकाएं, एक्सेसरी डक्ट। इस डक्ट में अलग अलग जगह अलग अलग चीजें होती हैं, हम उसे फर्दर धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा एक्सेसरी ग्लैंड, सहायक ग्रंथियां, ये 3 ग्रंथियां हैं। उस ग्रंथियों में सबसे पहली ग्रंथि का नाम मान लेते हैं सेमाइनल वेसिकल, शुक्राशय। उसके बाद दूसरी ग्रंथि का नाम है प्रोस्टेट, पुरस्थ ग्रंथि। इसके बाद कंद मूत्रपथ ग्रंथि जिसका नाम है काउपर ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये 3 ग्लैंड उससे रिलेटेड है। सबसे बाहर आखिरी की तरफ में देखें तो ये बाहर की तरफ में बना हुआ एक्सटर्नल जेनेटाइला है, जिसे हम इसके बारे में जान सकते हैं, ठीक है। अभी सिर्फ ऊपर से जानना है, इस डायग्राम में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, हम इसे धीरे 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 करके और डिटेल में जान सकते हैं कि और ये चीजें क्या होती हैं। अगर हम इसे सामान्य तौर पर देखें तो ये एक वृषण के बारे में हम पढ़ेंगे, ये वाहिकाएं हैं, हम इनके बारे में जानेंगे अगले पार्ट में। इस डायग्राम को अगर हम साइड से देखें थोड़ा सा तो आपको दिखाई देगा कि ये जो मेन वाला भाग है, बाह्य जननांग वाला भाग है, और इसमें जो है ये वृषण है, और वृषण से जो है ये ऊपर की तरफ आता हुआ भाग है, ये मूत्राशय है जहां पर मूत्र एकत्रित होता है, और इसके पीछे ये पतली सी पाइप है जहां से पूरा जो स्पर्म है वो बाहर की तरफ आता है, ठीक है। तो ये वृषण यहां पर बनने के बाद यहां से लेकर यहां तक के पूरा स्ट्रक्चर जो है हमें जानना है कि इनके पास में कौन कौन सी चीजें होती हैं, ठीक है। ओके, तो अगला पार्ट पढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं एक एक करके उन सभी अंगों के बारे में डिटेल में जानने की, जिसे हम सब मिलाकर एक साथ पढ़ेंगे तो पूरा एक नर जनन तंत्र बनता है। तो मुख्य रूप से मैंने बताया हमें सबसे पहली चीज जो पढ़नी है वो है वृषण, जिसे हम कहते हैं टेस्टिस, वृषण, ठीक है। ये रहा वृषण, ये वो जगह है जहां पर स्पर्म का निर्माण होता है, और ये वो जगह है जिसकी वजह से शुक्राणु बनते हैं, जीव जंतु फिर बाद में इसकी उपयोगिता से बनते हैं। अगर ये ठीक ना हो तो कोई इंसान जो है बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इसकी देखभाल कैसे की जाती है, कैसे इसे हम सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं, और क्या इसका सही में उपयोग क्या है, कैसे इसकी उपयोगिता बनाई जा सकती है, ये आज हमें डिसाइड करना है। तो सबसे पहली चीज ये है हमारा वृषण। वृषण के सबसे जरूरी बातों में एक बात आती है कि इसके बाहर की तरफ में एक परत होती है। मैं जितनी बातों को कह रहा हूं बस उतना, बाकी जो इंग्लिश लिखा हुआ है उसे आपको देखने की जरूरत नहीं। बाहर की तरफ एक परत होती है जो उसे ढकी हुई रहती है, जिसे हम कहते हैं स्क्रोटम।
इस स्क्रोटम, आपने कभी सोचा कि वो उसके ऊपर रहने वाली एक पतली सी लेयर, एक पतला सा मांस का टुकड़ा क्या कार्य कर सकता है? तो वो मांस का टुकड़ा जिसके ऊपर हल्के हल्के हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, वो पिगमेंटेड स्किन क्या होती है? वो पिगमेंटेड स्किन जो होता है, ठीक है, पिगमेंटेड स्किन जो है वो क्या करता है? वो स्किन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर वो ना हो तो ये प्रक्रम ही ना होगा। तो इस प्रक्रम को अगर हमें करना है तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ता है। क्या? सबसे पहली चीज, ये बाहर लटकती हुई स्किन तापमान को कम कर देती है। कितना तापमान कम करती है? तो वृषण कोश वृषण के तापमान को कम कर देता है। जिसे कितना तापमान? 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान जरूर याद रखेंगे, क्योंकि ये जो वृषण है इसके ऊपर जो वृषण कोश, वृषण के ऊपर वृषण कोश, इंग्लिश में कहते हैं स्क्रोटम, और ये स्क्रोटम जो है बहुत जरूरी है। उसके अंदर जो है ये टेस्टिस है, और इस टेस्टिस के अंदर, सॉरी, बाहर की तरफ में ये परत है। तो इसके अंदर जो अभिक्रिया हो रही है, उस अभिक्रिया का शुक्राणु जनन, शुक्राणु बन रहा है। तो उसे जरूरी है कि हम तापमान को कम करें। हमारे शरीर का तापमान अगर 37 डिग्री सेल्सियस है तो उस तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान होना चाहिए, और वो तापमान शुक्राणु जनन के लिए जरूरी है। और उस जनन के लिए हमें क्या करना है? वृषण कोश को बना के रखना पड़ता है। तो बहुत सिंपल सी बात हो गई। सबसे पहले हमने परत से शुरुआत की और परत का उपयोग पढ़ लिया। उम्मीद है ये बात समझ गए होंगे कि अगर ये परत ना हो तो शुक्राणु जनन ना होगा। तो इस परत का देखभाल करना बहुत जरूरी है। ये परत बहुत जरूरी है। 2 से 2 तापमान को कम कर देती है, 2.5, और ये तापमान जरूरी है शुक्राणु जनन के लिए, अन्यथा शुक्राणु जनन होगा ही नहीं, शुक्राणु बनेंगे ही नहीं। अगले पार्ट में अब इसके अंदर होता क्या है? तो वृषण है भाई, सही बात है, वृषण है। अब अगर एक वृषण को ऐसा मान लीजिए कि अंडे जैसा संरचना है, इसे कट करके देखें तो ऐसे बहुत सारे गोले 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 जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इसके अंदर क्या है? तो ऐसे अगर गोले देखे जाएं तो इसके पास लगभग 250 कक्ष है। ऐसे ही 250 कक्ष है एक टेस्टिस में, 250 कक्ष हैं। और वो कक्ष जो है जिसे हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल, वृषण पालिका, तो उस भाग को अगर कट करके देखेंगे तो बहुत सारी पालिकाएं दिखाई देंगी। अगर आप डायग्राम में थोड़ा गौर करें तो ये डायग्राम ऐसे गोल गोल बहुत सारी संरचनाएं दिखाई देंगी, और हर एक जो है वो पालिका कहलाएगी। 250 पालिका होती हैं हर एक टेस्टिस में। यह भी एक डेटा है जिसे आपको ध्यान पर रखना है। अब ये जो पालिकाएं हैं, इस पालिका के अंदर, हर एक पालिका के अंदर, अब मान लो ये गोला है, हर पालिका के अंदर एक विशेष संरचना है जिसे हम कहते हैं शुक्राणु जनक नलिका। क्या कहते हैं? शुक्राणु जनक नलिका। और ये है वो शुक्राणु जनक नलिका। ये जो दिख रहा है येलोइश मटेरियल जो ऊपर की तरफ में ऐसा दिखाई दे रहा है, शुक्राणु जनक नलिका। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, इसी के बिना कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता। ये नलिका है। तो वृषण के अंदर ये जो संरचना है इसे हम कहते हैं शुक्राणु जनक नलिका, मींस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये वो संरचना है जहां स्पर्म बनता है। जहां पर क्या बनता है? स्पर्म। तो ये लोकेशन याद रखिएगा कि शुक्राणु कहां बनता है बच्चे। तो शुक्राणु बनता है शुक्राणु जनक नलिका में, इज कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये जो गोला दिखाई दे रहा है अंदर, इसे ही हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। कक्ष के अंदर, पालिका के अंदर कक्ष जो छोटे छोटे हैं उसे ही हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। ये ऐसी बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, एक कक्ष में 1 से 3 मात्र। एक पालिका, जिसे हम वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कह रहे थे ना, सॉरी टेस्टिकुलर लोब्यूल कह रहे थे, पालिका, हर पालिका में 1 से 3 मात्र। कितने होते हैं? 1 से 3। ये जो दिखाई दे रहा है ये मॉडलर डायग्राम है, तो 3 होते हैं। यही वो जगह है जहां पर स्पर्म बना। स्पर्म बनने के बाद अब बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो मैंने बताया था कि कुछ बीच में डक्ट्स होती हैं, कुछ पाइप होती हैं, हम उनके बारे में जानना चाहते हैं। तो यहां पर स्पर्म बना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। अब निकल रहा है बाहर। जब बाहर निकलता है तो ये सबसे ऊपर की तरफ में, ये जो ऊपर में जाता है, ये जो पहला भाग यहां पर ऐसे दाने दाने दिखाई दे रहे हैं, इस भाग को हम कहते हैं रेटेटेस्टिस। इसको इंग्लिश में कहते हैं रेटेटेस्टिस। ठीक है, हिंदी में अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो रेटेटेस्टिस को कहा जाता है वृषण जालिका। ये देखो, इस भाग को भी देखो, तो ये जो भाग बना हुआ है ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और ऊपर, उसके ऊपर जस्ट प्रेजेंट है वृषण जालिका। ये जो पार्ट है, अब ये इसे ऊपर लेकर जाएगा। यहां से स्पर्म को ऊपर लेकर जा रहा है, देख रहे हैं आप लोग। यहां पर
ये जो ऊपर की तरफ में जा रहा है, इस भाग को और डायग्राम में समझिए। इस भाग को, ये जो पाइप यहां से स्पर्म को ऊपर लेकर जा रहा है, इसका नाम है शुक्रवाहिका। इसे इंग्लिश में कहते हैं वासा इफ्रेंसिया। क्या कहते हैं इसे? वासा इफ्रेंसिया। स्पर्म यहां बन रहा था, अब यहां पहुंच चुका है। ऊपर वाली संरचना क्या है? ये जो दिखाई दे रहा है, ये है एक विशेष संरचना जिसका नाम है अधिवृषण, मींस इपिडिडाइमस। हम इसे कहते हैं इपिडिडाइमस। ये इपिडिडाइमस ऊपरी भाग, निचला भाग, ये आगे बढ़ते हुए यहां पर एक वाहिका में आ गया। इसे हम कहते हैं शुक्रवाहक। इसका नाम होता है वासा डिफरेंसिया, इंग्लिश में इसे कहते हैं। इन नाम को बहुत याद रखिएगा, क्योंकि अगर ये वाहिकाएं ना होती तो स्पर्म बाहर नहीं निकलता। इसमें अगर कहीं ब्लॉक जम जाए ना बेटा, स्पर्म बाहर नहीं निकलेगा। इसलिए इस पाइप को बहुत याद रखने की जरूरत है कि सबसे पहले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, फिर मतलब जिसे वृषण शुक्राणुजनक नलिका कहते हैं, वृषण जालिका, फिर बाहर जो निकला जिसे हम कहते हैं शुक्रवाहिका, ठीक है, फिर उसके ऊपर अधिवृषण, फिर शुक्रवाहक, और उसके बाद बाहर निकलेगा। तो इस तरीके से आप इन सब चीजों को समझ सकते हैं। ये हमारा रहा वृषण। आप इंग्लिश में यहां भी देख सकते हैं रेडेटेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, देन इपिडिडाइमस, फिर वास इफ्रेंस। ये जरूरी है, इन्हें लाइन से नहीं पढ़ेंगे समस्या हो जाएगी बेटा, इसलिए ध्यान रखिएगा। ये पाइप बहुत मजेदार पाइप है, ध्यान रखना। ये शुक्रवाहक जिसे हम कहते हैं, ये पाइप को अगर ऐसे काट के ऐसे मोड़ दिया जाए ना, उसे कहते हैं नसबंदी। समझ में आ रहा है? तो यही सबसे बड़ा मतलब वो है दुनिया का, भारत का पॉपुलेशन इतना बड़ा जो है ना, ये पाइप अच्छे से काम कर रहा है, इसीलिए सबसे बड़ा समस्या है। इस पाइप को अगर हम ऐसे काट के ऐसे यहाँ पे ब्लॉक होने लग जाए ना, तो समझ लो इस दुनिया में बच्चे पैदा होना बंद। तो जिनको जरूरी है उसे आप पढ़ के रखिए कि यही वो जगह है जिसे डॉक्टर लोग ऐसा काट के ऐसा बांध देते हैं, और ये हो गया नरकी। हालांकि मेल लोग करवाते कहां, इंडिया में बहुत कम लोग करवाते हैं, लेकिन जितने लोग भी करवाते हैं वो यही वाला पार्ट है, ठीक है। ये बिल्कुल ध्यान पे रखिएगा कि यहां पर शुक्रवाहक जो है इसे को ही काट करते हैं, इसीलिए उसको हम इंग्लिश में कई बार वासेक्टोमी कहते हैं। सो व्हाई इट इज कॉल्ड वासेक्टोमी? कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि इंग्लिश में ये नाम आता है, वास डिफरेंस को काटते हैं, दैट्स व्हाई वासेक्टोमी। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसे पढ़ने जा रहे हैं, तो बिल्कुल ध्यान से आपको इन चीजों को समझना है। तो भाई यहां से रिलीज होता है स्पर्म, और इतने पाथवे को फॉलो करता हुआ हमने वृषण के बारे में पढ़ लिया, साथ में वाहिकाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया, फिर हम ग्रंथियों के बारे में भी जानेंगे। अभी सिर्फ ग्रंथियों का नाम और लोकेशन देखिए। ये येलो वाला भाग जो है ये शुक्राशय है, ये शुक्राशय, इसे हम सेमाइनल वेसाइकल कुछ रिलीज करता होगा। प्रोस्टेट ग्लैंड ये दूसरी ग्रंथि है, ये एक ही संख्या में होती है, शुक्राशय दो की संख्या में होती है। संख्या भी इंपॉर्टेंट है, अगर किसी में थोड़ा बहुत कम हो जाएगा तो समस्या हो जाएगी, इसलिए संख्या जरूर याद रखें। शुक्राशय, आप अपनी बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं और उस बॉडी के बारे में जिसका आप दिन भर खेल करते हैं, ठीक है, तो परेशानी होती है इसको चीजों को लेकर। समझ में आ रही है ना मेरी बात? खेल इन द सेंस हम इसे जानते ही नहीं, हम इसे जानते ही नहीं, समझते नहीं, इसकी प्रकृति को नहीं समझते। तो अगर हम इसकी प्रकृति को नहीं समझेंगे तो मतलब ये खेल ही हुआ ना, फिर उपयोगिता तो है, बिना इसकी उपयोगिता के कोई सब चीज नष्ट हो सकता है, इसलिए आपको यह बात पता होनी चाहिए। तीसरी ग्रंथि यहां पर छोटी सी एकदम ग्रंथि दिखाई दे रही है जिसका नाम है बल्बोइरेथल काउपर ग्रंथि, ये भी जरूरी है बेटा। तो इसलिए तीन ग्रंथियां, और ये बाहर की तरफ महाशय, ये इसका नाम है एक्सटर्नल जेनेटाइला। हम इसके बारे में भी जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि ये कैसे कार्य करते हैं। तो सबसे पहली बात, वृषण के बारे में आपको पता होनी चाहिए कि वृषण क्या है। भाई अगर हम इसे बाहर की तरफ स्क्रोटम कट करके देखेंगे तो अंदर कक्ष दिखाई देंगे, पालिकाएं दिखाई देंगी, टेस्टिकुलर लोब्यूल दिखाई देंगे, और हर पालिका में 1 से 3, हर पालिका में 1 से 3 शुक्रजनक नलिका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, और यही जो जगह है जहां पर स्पर्म का निर्माण होता है। नीट के लिए बहुत जरूरी बात है बच्चे, ये बात ध्यान पर रखना है। अगली कहानी, अब शुक्रजनक नलिका जो होता है ये है शुक्रजनक नलिका। अब ये स्पर्म बनाता है, तो कैसे बनाता है, कौन सी कोशिका होती है, इस चीज को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। हम ध्यान से देखेंगे इसे। तो अगर ये एक शुक्रजनक नलिका को समझ गए ना बेटा, तो कहानी आधी क्लियर। इस शुक्रजनक नलिका में मुख्य रूप से 2 कोशिकाएं होती हैं। एक वो कोशिका जो शुक्राणु जनन करेगी, स्पर्म बनाएगी, विभाजन कर करके शुक्राणु को, स्पर्म को बनाएगी, और दूसरा जो उसे सपोर्ट करेगी। मात्र 2 कोशिकाएं।
ये मात्र 2 कोशिकाएं हैं और इनमें से एक कोशिका का नाम है शुक्राणुजन। यहां पर हालांकि क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, बट आपको समझ में आएगा इस कोशिका में अगर आप देखेंगे तो ये जो डायग्राम है ये क्या है, शुक्राणुजन कोशिका। बाकी चीज को छोड़ो, अभी सिर्फ इतना देखो, ये जो कोशिका है शुक्राणुजन कोशिका है। इसे इंग्लिश कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ये स्पर्मेटोगोनिया ये कोशिका है जो आगे बढ़कर विभाजन कर करके स्पर्म का निर्माण करती है और इसके साथ में एक विभिन्न आकृति की कोशिका दिखाई दे रही है और इस कोशिका का नाम होता है सर्टोली कोशिका। वापस आते हैं अपने डायग्राम में, तो हमें भी यहां पर 2 कोशिकाएं दिखाई दी। एक कोशिका ऐसी गोल गोल जिसे हम कहते हैं शुक्राणुजन या स्पर्मेटोगोनिया। ये क्या होती है हम बाद में समझेंगे। ये विभाजित करके आगे जाके शुक्राणु बनाती है, ये भी ध्यान रखना। एक कोशिका है जिसका नाम है सर्टोली, क्या करेगी हम इसे भी आगे देखेंगे। इसके अलावा अब ये जो लाइट क्रीम कलर का भाग दिखाने के अलावा अब हमें और कौन सा भाग दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है ये रेड वाला भाग दिखाई दे रहा है। ये जो रेड वाला भाग है ये बहुत जरूरी है। इस रेड भाग को कहते हैं अंतराकोशीय अवकाश। अब सोचो एक डायग्राम, ये मान लीजिए हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वाला भाग है, अलग दिशा से अगर हम देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा। अब इसे हम अगर देखते हैं तो ये बीच की खाली जगह क्या दिखाई देगी, ये अंतरालीय अवकाश है, खाली जगह अंतरालीय अवकाश है। इस अवकाश के पास में कुछ कोशिकाएं हैं, तो चूंकि वो अंतरालीय अवकाश में है इसलिए उसका नाम भी क्या है, अंतराली कोशिका। अवकाश में है इसलिए उस कोशिका का नाम भी क्या है, अंतरालीय कोशिका नाम है। और इसका भी जबरदस्त रोल है। वो जो टेस्टोस्टेरोन या जो एस्ट्रोजन आप लोग नाम सुने हो ना, एंड्रोजन, ये यही रिलीज करती है। तो हम इसके बारे में भी समझेंगे कि कौन सी कोशिका कब रिलीज करती है। अब सिर्फ नाम है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलिए अब हम आगे बात कर रहे हैं कि प्रत्येक सूक्ष्मजनिका के भीतर 2 भाग होते हैं। पहली जिन्हें नर जर्म कोशिका, जर्म मतलब जो आगे जाके जर्मिनेट होके एक नया बॉडी बनाएगी, तो नर जर्म कोशिका जिसे हम शुक्राणुजन स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। तो पहली कोशिका का नाम है शुक्राणुजन, इसी का नाम है नर जर्म कोशिका, मेल जर्म सेल्स, और उसके अलावा स्पर्मेटोगोनिया इंग्लिश में कहते हैं। और दूसरी कोशिका का नाम है सर्टोली कोशिका। दोनों को अलग अलग तरीके से पढ़ें तो पहली कोशिका जो है यहां पर और भी कोशिकाएं हैं, लेकिन वो प्रतिरक्षात्मक कोशिकाएं हैं जो खाली जगह में यहां पर रहती हैं, ठीक है, और भी कोशिकाएं हैं जो खाली जगह पर रहती हैं। तो ये बात आपको समझ में होनी चाहिए। अब ये जो नरजर्म कोशिका है वो क्या कर रही है, तो स्पर्मेटोगोनिया बच्चे स्पर्म बनाती है। कैसे, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। अब ये क्या बात हुई भाई, क्यों हो रहा है अर्धसूत्री विभाजन, ये बात जानना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आपको ध्यान पे रखना है कि नरजर्म कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करती है। हमारे शरीर की हर कोशिका द्विगुणित होती है। द्विगुणित मतलब इनके पास जोड़े में गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र, 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। और ये 23 जोड़े गुणसूत्र अगर हमारी कोशिका में है, अब एक स्पर्म में भी अगर वो 23 जोड़े ही रहेंगे तो इसके पास 23 जोड़े, उसके पास 23 जोड़े, दोनों मिला के 46 जोड़े हो जाएंगे, डबल क्रोमोसोम हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी। तो मेरी बॉडी में अगर 23 जोड़े हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ी में भी 23 जोड़े होने चाहिए ना बच्चे। तो इसलिए हम 23 जोड़ों में से द्विगुणित जो होता है उसे हम अगुणित कर देते हैं। मतलब 23 जोड़ों में 23 इस तरफ 23 इस तरफ, ये हो गया, ये 2। अब इस 23 को फीमेल वाले 23 से मिला के 23 जोड़ा बना दिया जाता है। तो इसलिए हमेशा याद रखना, हमारे शरीर में अर्धसूत्री विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, यह विभाजन केवल और केवल नर में शुक्राणु जनन के समय होती है और मादा में अंडाणु जनन के समय होती है। इस बात को पुटकी बना के रख लो एकदम दिमाग में, मतलब वो ना माथे पे लिख लेना चाहिए आपको इस बात को, इतनी जरूरी बात है। हमारे शरीर में हमेशा समसूत्री विभाजन चलता है सिवाय 2 समय। अगर नर है तो हम शुक्राणु जनन की बात करेंगे और अगर मादा है तो अंडाणु जनन की बात करेंगे। सिर्फ वो 2 समय होते हैं जिस समय अंडा जनन ये वाला होता है, सॉरी अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो ये याद रखेंगे। तो यही वो जगह है विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणु का निर्माण होता है। पहली क्वेश्चन, कैसे निर्माण होगा, तो ये जो शुक्राणु जनन कोशिका है ये अर्धसूत्री विभाजन करेगी। कैसे करेगी हम आगे पढ़ेंगे। विभाजन करके जो है ये स्पर्म का निर्माण कर लेती है। अगली कहानी, सर्टोली कोशिका क्या करेगी। सर्टोली कोशिका जो है वो उन्हें जर्म कोशिका को पोषण प्रदान करती है। सर्टोली कोशिका पोषण देने का कार्य करती है। कब, कैसे, ये डिटेल वाली बात है, हम धीरे धीरे इसको समझने की पूरी कोशिश करेंगे। अगली चीज,
शुक्राणु जनन नलिका के बाहरी क्षेत्र में एक अवकाश होता है और इस अवकाश को अंतराली अवकाश कहते हैं। आप इस बात को भूलेंगे नहीं, ये रेड वाला पार्ट जो होता है हम इसे कहते हैं अंतराली अवकाश। और ये जो अंतराली अवकाश है, इसी जगह पर कुछ कोशिकाएं हैं जो अपना रोल गजब का प्ले करती हैं। इनकी उपस्थिति की वजह से ही सारा कार्यक्रम हो पाता है। इस अवकाश को इंटरस्टिशियल स्पेस, इंग्लिश जरूरी है मेरे दोस्त, ये याद रखेंगे आप लोग इसे, ठीक है। इंटरस्टिशियल स्पेस होना जरूरी है। तो इंटरस्टिशियल स्पेस में इसमें क्या क्या होता है? इसमें ब्लड सेल्स होती हैं, रुधिर वाहिकाएं होती हैं, प्रतिरक्षा अंतराली कोशिकाएं होती है। अब अंतराली कोशिका मतलब इंटरस्टिशियल सेल, इसीलिए इसका दूसरा नाम भी है, दूसरा नाम है लीडिक सेल। ये दोनों नाम आप याद रखेंगे कि अंतराली अवकाश में दो कोशिकाएं होती हैं, लीडिक सेल और उसी का नाम है अंतराली इंटरस्टिशियल सेल। इस कोशिका का काम क्या है? यह कोशिका एक बहुत जरूरी कोशिका, इसके बिना कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता। यह कोशिका एक हार्मोन जिसका नाम है पुंजन, इंग्लिश नेम है एंड्रोजन। नर का कोई हार्मोन, अब जैसे कई बोलते हैं ना, पहले बच्चे बोलते थे टेस्टोस्टेरोन, आजकल नाम बदल गया दोस्त, ये बात याद रखना। आजकल नया नाम यूज होता है एंड्रोजन, ग्रुप ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ग्रुप ऑफ हार्मोन्स। पहले एक हार्मोन पता चला था, आजकल बहुत सारे हार्मोन पता चल गए हैं। तो ग्रुप ऑफ हार्मोन जो होते हैं वो एंड्रोजन है। तो क्या ये बात आपको मालूम है, हां या ना? अगर मालूम है तो बताओ कमेंट करके कि हां आपको पता था कि ये एंड्रोजन जो होता है वो ही नर जनन तंत्र में मुख्य सेक्सुअल हार्मोन है। आपके शरीर में ये बात पता है कि नहीं? जितने नर हो, जितने मादाएं हैं इस देश में, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, उन सुनते हुए लोगों को ये पता था क्या कि एंड्रोजन ही है जो नर जनन तंत्र को मजबूत बनाता है। ये स्पर्म का बनना और इसकी पूरी कोशिका प्रक्रिया का चलना ये मामूली बात नहीं है। बिना इस हार्मोन के वो कार्यक्रम हो ही नहीं सकता था। तो एंड्रोजन जो है नर में मुख्य सेक्सुअल हार्मोन। ये ना हो तो शुक्राणु जनन ना हो, नर ना रहे तो नर जो है अपना कार्यक्रम जो भी है उनका ना हो पाए, ये मस्कुलर बॉडी ना हो पाए, ये जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं ये भी ना रहेंगे, तो सोचिए क्या होगा। आप सपोज कर सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि अगर ये हार्मोन ना हो और नर ना हो तो क्या होगा। सोचिए पूरे जीवन में होगा क्या फिर उसके बेचारे के, अगर ये हार्मोन इतना ज्यादा जरूरी हार्मोन है ये, तो क्या आप इसका नाम भी याद नहीं रख सकते हैं क्या? बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल आपको ये बात ध्यान पे रखनी है। एक बात आप लोगों से स्पेशली बताने की जरूरत है। पहली चीज तो ये कि विक्रम हैप क्लासेस का एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है। बहुत सारे बच्चे इस विषय पे जानते होंगे। विक्रम हैप क्लासेस का एप्लीकेशन लॉन्च है और हम उसमें पेड कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। पेड कोर्स सिर्फ उन बच्चों के लिए जो सिर्फ कॉन्स्टेंटली पढ़ाई चाहते हैं और लाइव की वजह से कई बार जो है उनकी पढ़ाई में व्यवधान हो जाता है। तो बहुत कम पैसों में, इतना कम पैसा कि मतलब मान लीजिए भारत का सबसे सस्ता इंस्टीट्यूशन जो है हमारा हो सकता है, ठीक है। हम उससे भी सस्ता और लेकिन बेहतरीन स्टडी, आप लोग मुझे जानते हैं, विक्रम सर को जानते हैं, बाकी टीचर से भी बहुत जल्दी आप इंट्रोड्यूस हो ही चुके होंगे। मैथ्स के लिए आप मिलने वाले होंगे, है ना। फिजिक्स के टीचर बहुत जल्दी आपको सभी देखा है आप लोगों ने। तो ये सब टीचर मिलके आपको एकदम सस्ते प्लेटफॉर्म में क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए एकदम प्रतिबद्ध है। अब आपको चाहिए कि आप जो है अगर फेसबुक लाइव के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यूटी के साथ आपको पढ़ाई मिले, नोट्स मिले और बाकी सारी चीजें अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप वहां पे बात करें, ठीक है। आप सारी जानकारी के बाद अगर आपको लगता है कि पेड कोर्स जैसी कोई चीज होनी चाहिए आपकी लाइफ में, या आप वो आपके पैसे आप आसानी से दे सकते हो, इतना पैसा नेग्लिजिबल, मात्र फ्री है वो पूरी तरह से क्लास। मैं बता रहा हूं, मेरा दिल कहता है कि बच्चों से मैं पैसे लेने की बिल्कुल मूड में नहीं हूं। मैं हिंदी मीडियम के बच्चों को एकदम सस्ता पढ़ाने की कोशिश। वो फीस जो होगी आपकी वो सिर्फ हमारा टेक्निकल खर्चा, हमारा इंटरनेट का खर्चा, मेरी ये लाइट का खर्चा बस निकलना, मात्र इतना ही चाहिए मुझे। बाकी बच्चों को हम फ्री में देने की कोशिश करेंगे पूरी तरह से। वो पैसे इतने ही होंगे, आपको लगेगा कि मेरा इंटरनेट का खर्चा निकल जाए, जेब से ना लगे, बस, ठीक है। इतनी कोशिश है। और अगर आप लोगों को ठीक लगता है तो नीचे लिखे हुए नंबर पे कॉल करें, ठीक है। सुबह 10 से 5 बजे के बीच में आप कॉल करके पूछ सकते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फीस आप पूछ सकते हैं, फोन करके पूछ सकते हैं। नोट्स वही है, नोट्स, हैंड रिटन नोट्स वगैरह वगैरह, वो सारी चीज आपको पैड वगैरह में मिलती है। हैंड रिटन नोट्स,
ये PDF, ठीक है, और उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेंटी क्विज वगैरह वगैरह, पेड में बहुत सारी चीजें और भी एक्स्ट्रा रहती हैं जो इसके अलावा है, ठीक है। पढ़ाने का लगभग तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ, कोई अलग से चीज नहीं है, वैसा बहुत ज्यादा पढ़ाने का तो हम लोग रहते ही हैं, ठीक है। थोड़ा सा और बेहतर रहे हो सकता है क्योंकि हम कंटिन्यू पढ़ाते हैं, डेली क्लास रहती है उसमें, अब इसमें अल्टरनेट डे क्लास में है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना, डेली होता है। आप लोगों को कांटेक्ट फोन करके पूछ लीजिए, आपको जो भी समस्या है वो आप बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई पूछते रहे सवाल, थोड़ा सा आखिरी में मैं इसके ऊपर आंसर दूंगा, ठीक है। हाय, हॉर्स मेल बच्चा क्यों देता है? सी हॉर्स मेल बच्चा, अरे मेल फीमेल का बात नहीं है, वहां पर जो है वो जनरेट होता है उनमें, लेकिन जो मेल वाला पार्ट है वही बस जनरेट होके वो फर्टिलाइजेशन के बाद जनरेट होता है, इसलिए मेल बच्चा देता है, ऐसा मानते हैं, ठीक है। आप फोन करके पूछ सकते हैं जो भी फीस के लिए पूछ रहे हैं यहां पर। हाँ बिल्कुल इंटरेस्ट आना चाहिए अनुभव सोनी, बहुत बढ़िया, जरूरी है आपको ये पढ़ना, बिल्कुल जरूरी है। कब से पढ़े? अभी फीमेल एक होने दो, पहले मेल को पढ़ लो तब तो फीमेल को पढ़ोगे ना दोस्त, एक को पढ़ना नहीं। गाड़ी जो है दोनों पहियों से चलती है, एक पहिए से नहीं, तो पहले मेल को पढ़ो तब फिर दूसरा पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। ओके चल हम आगे बात करते हैं। एडमिशन के लिए जितने भी लोग ये एडमिशन फीस वगैरह वगैरह पेड कोर्स से पूछ रहे हैं, नीचे लिखा हुआ नंबर, फोन लगाओ 10 बजे से लेकर 5 बजे तक और फुल परेशान करो, ठीक। 10 से 5 के बीच में फोन लगा लो वहां पर, ओके। स्टार्ट करें, चले यहां पर अब यहां देखते हैं। तो ये दो है, इस हार्मोन का नाम भूलने का नहीं बेटा, याद रखेंगे, ठीक है। इस मेरा नाम भूल जाना, अपना नाम भूल जाना, लेकिन इस हार्मोन का नाम नहीं भूलना कि एंड्रोजन ही वो हार्मोन है जो क्या करता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मेंटेन करके रखता है। चलिए आगे पार्ट में पहुंचते हैं। तो ये एक बहुत जरूरी पार्ट है, एसेसरी डक्ट। डक्ट यानी वाहिनी का कोई काम नहीं होता, वाहिका का कोई खास काम नहीं होता, कुछ कुछ काम होते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। वाहिका जिसे हम कहते हैं, वाहिकी या डक्ट जिसे हम कहते हैं, ये पार्ट जो है कहां से पाथवे है, एक जगह से उठाया दूसरे जगह तक लेके जाएगा। तो इस बीच में पहले कहां गया, फिर कहां गया, फिर कहां गया, नीट में इसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल पूछा जाता था हर साल। तो जरूरी है सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, मतलब इसे हम लोग क्या कहते हैं, हम जानते हैं इसको शुक्र जनक नलिका, सबसे बड़ी चीज शुक्रजनक नलिका। व्हाट इज रेटिडस्टिस, इसे हम जानते हैं वृषण जालिका, वृषण जालिका। यहां पर पहुंचा, डायग्राम दिख रहा है ना बेटा, पहले यहां फिर यहां पहुंचा फिर ऊपर में पहुंचा, तो इसे हम कहते हैं वासा इफ्रेंसिया, इसका नाम होता है शुक्र वाहिका। क्या नाम होता है? शुक्र वाहिका। इसके बाद शुक्र वाहिका से होता हुआ ये ऊपर येलो स्ट्रक्चर में पहुंचा, ये वाला भाग, इसे हम कहते हैं एपिडिडाइमस, मतलब इसका नाम है अधिवृषण। क्या नाम है? अधिवृषण। इसके बाद पहुंचा वास डिफरेंस में, जिसका नाम होता है शुक्र वाहक। तो ये वाहिका है तो ये वाहक है, वासा इफ्रेंसिया है, वासा डिफरेंसिया है। इसके बाद अब ये यहां से होता हुआ जो है ये पाइप आगे की तरफ में बढ़ती है, और ये पाइप यहां ग्रंथियों से मिलने के बाद, ये पाइप जब यहां ग्रंथियों से मिलती है तो अब इसका नाम कॉमन इजाकुलेटरी डक्ट, सामान्य स्खलन वाहिका। यहां से मूत्र भी निकल रहा होता है और यही वो जगह है जहां से स्पर्म भी निकलता है, दोनों एक ही जगह से आते हैं। तो इसलिए ये जो दोनों पार्ट आते हैं ये एक ही होल होता है इनके पास में, तो अब इसका नाम कॉमन इजाकुलेटरी डक्ट, इजाकुलेटरी डक्ट। उसके बाद ये जो पाइप है इसे हम यूरेथ्रा, मूत्रवाहिनी कहते हैं, मूत्रवाहिका, और सबसे बाहर में ये होता है यूरेथ्रल मीटस, मतलब मूत्र ओपनिंग जहां से होता है, निकलता है, और इस तरीके से बाहर निकल जाता है स्पर्म भी और शुक्राणु भी और मूत्र भी, दोनों एक ही जगह से यहां पर निकल जाता है। अब एक शुक्राणु बनेगा तो हम समझेंगे उसके बारे में। तो ये शुक्राणु जनक नलिका है, वृषण जालिका, शुक्रवाहिका, अधिवृषण, शुक्रवाहक, और ऐसा ऐसा आगे बढ़ता रहता है। तो इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं यहां पर बना, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा। तो ये पहला भाग, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इसके बाद यहां पांचवा, और ये ऊपर से होता हुआ चला जाएगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल है बस एपिडिडाइमस का, बाकी सबका कोई खास रोल नहीं है। हमें एपिडिडाइमस में स्पर्म स्टोर होता है, यहां से बनने के बाद यहां तक आने के लिए स्पर्म जब बनता है टोटल 72 to 74 दिन, 72 से 74 दिन। कभी सोचा आपने 2 मिनट लगता है स्खलन करने में, बस ऐसा निकाल दिए, सट खत्म। ठीक है, इस उम्र में जिस उम्र में आप हैं उस उम्र में तो एकदम और आसान है,
लेकिन इसे बनने में लगता है 74 डेज की मेहनत ये होती है, और 74 दिन की मेहनत 2 मिनट आसानी में निकल जाती है। बेकार सी फीलिंग और निकल गया। तो इसलिए इसे मालूम होना चाहिए कि ये 74 दिन की मेहनत है बच्चे, आप इसे ध्यान से पढ़ना आपको जरूरी है कि यहां से यहां से यहां से ऐसा ऐसा करके निकलता है। चलिए, तो उम्मीद है आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। इसका आप लाइन से सीक्वेंस भी क्लियर कर लिए होंगे कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ऐसा करके ये ट्रांसफर होता है। क्लियर है सभी लोगों को? 72 आवर्स नहीं बच्चे, 72 डेज, 72 दिन। ठीक है, इतना ज्यादा समय लगता है इसे बनने में। ठीक है, उत्पादन वृषण में होता है, इसे परिपक्व होने में 72 दिन, बिल्कुल पूरा अंतिम जाने तक। और फीमेल में तो और खतरनाक है, जीवन में हो सकता है कभी कभार पूरा होता, नहीं तो होता भी नहीं। ठीक है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इसमें 72 दिन और उसमें हो सकता है 72 साल भी लग सकता है यहां पर। ठीक है, यहां पर हम लोग आगे समझेंगे। ओके, अगला पार्ट। तो इस तरह से एक डक्ट हो गई, वाहिका हो गई। हम इसके बारे में एक बात याद रखना बस, एपिडिडाइमस के बारे में, है ना, थोड़ा सा और बता देता हूं मैं। ये जो अधिवृषण वाला भाग है, इसमें 2 भाग होते हैं। ये अधिवृषण वाला भाग जो है, इसमें 2 भाग होते हैं, और ये नीट के लिए बहुत जरूरी है। 12th वाले बच्चों के लिए कोई खास जरूरी नहीं है, लेकिन नीट के लिए बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। इसका जो ऊपर वाला भाग है थोड़ा सा बड़ा रहता है, इसलिए इस भाग को कहते हैं कॉपुट। इंग्लिश में ही कहते हैं, हिंदी में तो ये सिलेबस में दिया नहीं है, कॉपुट कहते हैं। तो कॉपुट एपिडिडाइमस नाम है, एक तो याद कर सकते हैं आप लोग। दूसरा, ये जब नीचे की तरफ में जाता है तो बीच वाले भाग का नाम हमेशा कॉर्पस ही रहता है। तो कॉर्पस, मिडिल वाला भाग कॉर्पस, और सबसे नीचे वाला भाग नाम होता है कॉडा। एपिडिडाइमस अधिवृषण जो है बहुत जरूरी अंग है। ये वही जगह है जहां पर स्पर्म स्टोर होता है, उसे कैल्शियम मिलता है और स्पर्म अपनी गतिशीलता बनाता है। स्पर्म अगर कहीं संरक्षित रहता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो ये वही पार्ट है जिसे हम एपिडिडाइमस कहते हैं, अधिवृषण कहते हैं। आपसे पूछे व्हाट द फंक्शन ऑफ एपिडिडाइमस, फंक्शन क्या है अधिवृषण का, आप कहेंगे यहां पर स्पर्म स्टोर रहता है। आपको पता था इस बात? आपको तो लगता है बस बना और निकल गया, बट ऐसा नहीं है। बनता है, स्टोर होता है और उसके बाद रिलीज होता है। तो वो जो स्टोर हो रहा है वो जगह कौन सी है? वो जगह है एपिडिडाइमस। उसके 3 भाग हैं, ऊपर वाला भाग, बीच वाला भाग, नीचे वाला भाग। ऊपर वाले भाग का नाम कॉपुट, बीच वाले भाग का नाम कॉर्पस और सबसे नीचे वाले भाग का नाम कॉडा। ये वो जगह है जहां पर स्पर्म स्टोर रहता है, ये बात ध्यान पर रखिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। स्पर्म स्टोर होता है, बिल्कुल बिल्कुल आपको ये बात याद रहनी चाहिए, ये स्टोर भी होता है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बच्चे पहली बार सुने हुए होते हैं। ऐसा होता है क्या, स्टोर भी रहता है? ओ माय गॉड, मुझे तो लगा तुरंत ही बन जाता है। ठीक है, उसके बाद और क्या लगता है? अच्छा, ये हार्मोन लगता है, मुझे तो लगता है ऐसे ही बन जाता है। कहां बनता है? ये वो जगह है क्या? सेम्निफेरस ट्यूब्यूल। और अगर आपको बायोलॉजी पे इंटरेस्ट है, देखो भाई, इसे मैं 2 तरीके से पढ़ा सकता था। एक तो जैसे सेक्सुअल एजुकेशन देते हैं, हाँ ये भाग होता है, ऐसे ऐसे कार्य करते हैं, थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी भगा भगा के पढ़ा दी। और एक चीज होती है कि हर वो पॉइंट पे पढ़ाया जाए जो 12th के बच्चों के लिए जरूरी है। तो यहां पर 2 काम हो रहे हैं बच्चे। पहला काम तो ये कि आपको एग्जाम की तैयारी भी हो रही है, और दूसरा काम तो ये कि आपको एक मोरल नॉलेज मिल रहा है। ये नॉलेज जो आपकी जिंदगी में बहुत काम आएगा। इस चैप्टर को समझ लो, आप अपने दोस्तों की नजर में आधे डॉक्टर बन जाओगे, आप अपने जान पहचान वालों की नजर में आधे डॉक्टर बन जाओगे। आपके दोस्त तो आपसे ही समस्या पूछेंगे बच्चे। इस चैप्टर का नाम ही एकदम है, इससे रिलेटेड बीमारियों को गुप्त रोग कहा जाता है मेरे दोस्त। तो इसलिए याद रखना कि ये गुप्त, इतनी गुप्त बात है कि दुनिया में लोग कोई बात नहीं करना चाहता। इसलिए इस टॉपिक को पढ़ना और लोगों तक पहुंचाना आपका काम है। लोगों तक जितनी बात पहुंचेगी, लोगों के अंदर ये जो हेजिटेशन है ना, टैबू दिन में बना के रखे एकदम गंदगी सी, वो खराब होती है। ठीक है, तो ये दिमाग में नहीं बना के रखना। ये एक बॉडी पार्ट है जो हर किसी के पास है। दुनिया में जितने मेल हैं, हर किसी का कॉमन पार्ट है। सबके पास वही ग्रंथियां, वही स्ट्रक्चर, वही सब कुछ है। वैसे ही फीमेल में, ठीक है, वैसे फीमेल में संरचना है। तो इसके लिए इतना हौहा बनाने की क्या जरूरत है? इसे इतना घबराने शर्माने की क्या जरूरत है? अगर मुझे अपने किसी से नाक के बारे में बात करनी, घबराता हूं कि नाक भी तो रिलीज कुछ ना कुछ करता है, तो बस स्पर्म और इन सब चीजों पे क्यों इतना घबराहट होती है? और सबसे बड़ी समस्या ये, बात करना ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी बात करते रहो, उसका नॉलेज देना। हमारे माँ बाप हमको हर चीज के बारे में नॉलेज देते हैं, हमारे गुरु हमारे हर चीज का नॉलेज देते हैं, लेकिन इस बात पे आके लोग अटक जाते हैं कि इसके बारे में सही नॉलेज देते नहीं है कोई।
तो होता क्या है, गलत नॉलेज के चक्कर में बच्चे जो है गलत दिशा में भटक जाते हैं और उन्हें सही नॉलेज नहीं मिलता। और इस उम्र में जब उनके ये ऑर्गन्स काम करना शुरू होते हैं, दुनिया भर की जो भ्रांतियां, दुनिया भर की गलत संगतियां उन्हें गलत दिशा की तरफ लेकर जाती हैं। और इसकी समस्या तब आती है जब एक समय आने के बाद, जब वो परिपक्व होते हैं, 25-30 साल के होते हैं, तब फिर वो समस्या बन के उनके जीवन में घटित होती है। ठीक है, फिर उसी लिए दुनिया के जितनी भी दीवारों में गुप्त रोग का एडवर्टाइजमेंट हुआ है, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है, ये उन्हीं गलतियों का मतलब परिणाम है। तो इसलिए याद रखना कि इस उम्र में की गई गलतियां आपको एक उम्र के बाद, 25-30 साल की उम्र के बाद आपके लिए दुख बन जाएगा। इसलिए याद रखना, ये जिस टॉपिक को मालूम होना, इससे रिलेटेड जितने दिमाग में क्वेश्चन हो पूछ लेना बिना घबराए हुए। मैं बायोलॉजिस्ट स्टूडेंट और बायोलॉजिस्ट, तो मुझे किसी बात से, किसी क्वेश्चन से कोई फर्क नहीं पड़ता जो बच्चों के दिमाग में उठते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको देखो, शर्म अलग चीज है, ये होनी चाहिए, हया आपके शरीर में होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे सही तरीके से आप उस टॉपिक को पूछ सकते हैं, सही चीजों के बारे में पूछ सकते हैं। जब तक सही नॉलेज किसी को नहीं दिया जाता ना, तो वो गलत नॉलेज को ही आता है। इस दुनिया में अंधेरे को कोई चीज हटा सकती है तो वो सिर्फ उजाला है। तो आपके दिमाग में जो अंधेरा है उसे हटाना है, तो सही चीज का नॉलेज ही उजाला बन के आपके जीवन में आ सकता है और आपको फ्यूचर में होने वाली समस्याओं से बचाया जा सकता है। हरी बात समझ में? वरना इस दुनिया में इतने हजारों कंटेंट हैं जो आपको बर्बाद करने की तरफ लेकर जाएंगे, लेकिन इसका बायोलॉजिकल यूज के साथ आपको यह बात पता होनी चाहिए कि हम इसका कैसे उपयोग कर सकते हैं और कैसे यह हमारी जिंदगी को सुदृढ़ बना सकता है। ठीक है, तो इसलिए अपने दिमाग में समझ के रखिएगा कि यह चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली कहानी पे, तो अब सबसे बाहर की तरफ में आते हैं। सबसे बाहर की तरफ एक शिश्न का सबसे बाहरी जननेंद्रिय जो होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे शरीर का सबसे सेंसिटिव पार्ट है, बाहर का जननेंद्रिय, जिसे हम शिश्न या पेनिस कहते हैं। सभी लोग मालूम होगा, पेनिस अलग अलग भाषा में आप अलग अलग वर्ड यूज होते हैं। यह एक विशेष प्रकार के ऊतक बना होता है जिसे हम कहते हैं स्पॉन्जी टिश्यू। मेरी बात को ध्यान से सुनना, स्पॉन्जी टिश्यू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि शिश्न में या पेनिस में ऐसा क्या होता है कि यह सामान्य आकृति से बड़ी आकृति की तरफ बदल जाता है एट द टाइम ऑफ एक्साइटमेंट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्सेस। सेक्सुअल इंटरकोर्सेस मतलब जनन के समय इसमें ऐसा क्या परिवर्तन होता है? तो इस परिवर्तन का मुख्य आधार यह है कि मान लीजिए ये शिश्न का भाग है, यहां पर यूरेथ्रा वाला भाग है जहां से यूरिन निकलता, इसके पास में ऐसा कुछ हॉलो स्ट्रक्चर होता है, खोखली संरचना, जिसे हम कहते हैं स्पॉन्जी टिश्यू। स्पॉन्जी मतलब स्पॉन्ज जैसा खोखला जो होता है, स्पॉन्ज वही है ना जो अंदर से खोखला होता है, तो अंदर खोखला भाग है जो स्पॉन्जी टिश्यू है। इसमें क्या होता है, सामान्य समय में इसमें रक्त भरा हुआ नहीं होता, लेकिन जब एक्साइटमेंट होता है, जब उत्तेजना होती है, तो क्या होता है कि जो रक्त है, धमनी वाला रक्त जो है, आकर इन सभी भागों में भर जाता है। अब धमनी वाला भाग इन भागों में भर गया और वापस नहीं गया, तो ये जब तक सेक्सुअल एक्साइटमेंट रहेगी, जब तक वीर्य रिलीज नहीं हो जाता, तब तक ये ब्लड जो है इन खाली जगहों में भरा हुआ रहेगा। इन ब्लड होने की वजह से, भर जाने की वजह से वो आकृति जो है अपनी मतलब वो जो शिश्न है वो अपनी आकृति को बड़ा कर लेता है, आकार को बड़ा कर लेता है। वो आकार बड़ा हो जाएगा और पहले की अपेक्षा ज्यादा टाइट हो जाता है। तो इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो ब्लड के होने की वजह से है। आ रही बात समझ में? तो ये जो धमनी जो रक्त लेकर आती है, आर्टरीज जिसे हम कहते हैं, वो रक्त वहां पर भर जाता है और वापस नहीं जा पाता। कुछ समय के लिए कुछ हार्मोन्स और सेक्सुअल एक्साइटमेंट जिसे मैं कह रहा हूं वो अभी समझ में आएगा। तो एंड्रोजन इस समय सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है और रक्त यहां पर भर जाता है। दैट्स वाई ये टाइट अवस्था में और बड़ी अवस्था में होता है, बड़ा हो जाता है। लेकिन जैसे ही वीर्य एक बार रिलीज हुआ, धीरे धीरे आपका सेक्सुअल हार्मोन आपके शरीर में कम होता जाएगा और धीरे धीरे यह पुनः ये पूरा रक्त शरीर से बाहर चला जाएगा और यह पुनः अपनी आकृति में आ जाता है। तो ये बहुत बड़ा बात है। बहुत लोगों के सवाल है ऐसा होता क्या भाई? तो इसलिए याद रखना कि इस भाग में स्पॉन्जी टिश्यू होते हैं जो सेक्सुअल एक्साइटमेंट के टाइम में रक्त को लाते तो हैं, लेकिन रक्त वापस नहीं जाता और पूरा ब्लड भर जाता है इन भागों में। और ये भाग जब ब्लड भर जाते हैं तो यहां पर रक्त वापस जाता नहीं है, तो ये आकृति में बड़ा हो जाता है। जैसे ही एक बार वीर्य रिलीज हो गया, सीमेन बाहर रिलीज हो गया, स्पर्म सीक्रेट हो गया, तो उसके बाद जो है ये फिर से ब्लड बाहर जाने लग जाता है और ये फिर से अपनी आकृति में वापस आ जाता है।
ठीक है, स्पर्म का वर्क है ना बच्चे, स्पर्म जो है वो नहीं होगा तो नई संतति पैदा नहीं होगी, बच्चे पैदा नहीं होंगे। ठीक है, हम उसके आखिरकार के बारे में पढ़ेंगे, हम तो उसको पढ़ने, अभी सिर्फ हम उसकी आकृति पढ़ रहे हैं। तो इरेक्टाइल टिश्यू जिसे हम कहते हैं, वो इरेक्टाइल टिश्यू का नाम ही है स्पॉन्जी टिश्यू, वो ही इरेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसीलिए वो इरेक्ट मतलब कड़ा हो जाना जिसे हम कहते हैं, ये इसी वजह से होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर। तो ये बात याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये चीज है जो शिश्न के इरेक्शन में सहायक होता है। शिश्न के उद्घर्षण मतलब शिश्न जो है बड़ा होता है उसकी वजह से, क्योंकि उसके पास एक टिश्यू है जो इंसेमिनेशन को सुगम बनाता है। जब तक ये टाइट नहीं होगा इंसेमिनेशन होगा नहीं। वीर्य सेचन बाहर, वीर्य को निकलना बाहर आसान नहीं है अगर ये टाइट नहीं होगा। तो इसे टाइट होना पड़ेगा, फिर उसे रगड़ खानी पड़ेगी, मतलब उत्तेजना आनी पड़ेगी, और उस उत्तेजना के फलस्वरूप जो है ये शरीर से बाहर निकलता है सीमेन। अगली कहानी, शिश्न का अंतिम सिरा। अब आपको पता है इसका सबसे अंतिम सिरा वाला जो भाग होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, शिश्न मुंड कहते हैं उसे। तो वर्धित भाग जिसे हम शिश्न मुंड इंग्लिश में कहते हैं ग्लैंस पेनिस, इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यह हमारे शरीर का सबसे ज्यादा उत्तेजना वाला भाग है, सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट है। संवेदना यहां की बहुत गजब की होती है, पेनिस कहलाता है। यह एक ढीली त्वचा, ऊपर से एक त्वचा होती है, उसे ढका रहता है, और ये ढकी हुई स्किन का नाम होता है अग्रछद, इसे हम कहते हैं फोर स्किन। यह स्किन होती है, यह फोर स्किन उसे ढकी हुई रहती है। कई रिलीजियस में इसे कट करके अलग कर दिया जाता है, जैसे मुस्लिम में आपने सुना भी होगा खतना जिसे सामान्य शब्दों में कहते हैं, बहुत साइंटिफिक लैंग्वेज है वो, है ना, अच्छा चीज है वो भी। तो उसको कट करके, वो फोर स्किन को कट करके निकाल देते हैं। ठीक है, तो वो एक अच्छी चीज भी है, उसकी वजह से कई इन्फेक्शन नहीं होता है, मूत्र यूरिन वगैरह जो है वो बचता नहीं है, डायरेक्टली शरीर से बाहर निकल जाता है। उसका एक साइंटिफिक महत्व है, आप इस बात के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे। कई लोग ये कहते हैं कि वो खतना करते क्यों है, तो उसका एक साइंटिफिक रीजन भी है, क्योंकि मूत्र एक मतलब क्या कहना चाहिए, वेस्टफुल प्रोडक्ट है, उसे हमारे शरीर में इकट्ठा कहीं पर नहीं होना चाहिए। अब अगर ये अग्रछद ऊपर से ढका हुआ रहेगा तो यूरिन निकल के वो आसपास फैल सकता है, तो इसलिए पूरा यूरिन शरीर से बाहर निकल जाए और वो फोर स्किन वाले भाग में कहीं पर रुके ना, इसलिए ऊपर की स्किन काट करके अलग कर दो, डायरेक्टली बाहर यूरिन निकलेगा और बाहर निकल सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान पर रखेंगे। इस तरीके से हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, ये याद रखने में, याद रखना यहां पर ये जो है एक्साइटमेंट, किसी ने कहा रात के समय में अपने आप बाहर आ जाता है, रात में अपने आप बाहर नहीं आता भाई, वो सेक्सुअल एक्साइटमेंट है, उस समय ऐसा होता है, दैट्स वाई वो बाहर आ सकता है। अन्यथा वही उत्तेजनाएं हैं, दिमाग में आपकी उत्तेजना है, चल रही है, बाहर आ गया। ठीक है, जैसे वही जो मैं कह रहा हूं, रात के समय पे जो है नाइटफॉल जिसे हम कहते हैं, तो वो कारण है कि रात के समय आपके दिमागी ख्याली पुलाव में बहुत सारे प्रकार के जो है वो सेक्सुअल एक्साइटमेंट चल रहे थे, और आप उसे फील कर रहे थे, सेक्सुअल एक्साइटमेंट को, इंटरकोर्सेस को, सेक्सुअल एबिलिटीज को फील कर रहे थे, जिसके फलस्वरूप वो जो उत्पन्न होता है और वो बाहर रिलीज हो जाता है। तो अगर आपके दिमाग स्वस्थ है तो ये ऐसा नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कि एक मानसिक थोड़ा सा बीमारी भी ये लेकर आता है, क्योंकि रात में आप यही सब सोच क्यों रहे थे। ठीक है, तो ये परेशानी का कारण बन सकता है। ठीक है, जिसे हम स्वप्न दोष कहते हैं। बिल्कुल 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 सही बात है। चलिए, ओके, समझ में आ रहा सभी लोगों को। सर ऐसे कोई इफेक्ट नहीं होता, क्या इफेक्ट नहीं होता इससे? स्वप्न दोष से होता है बच्चे, बहुत इफेक्ट है। ये हमारे दिमाग को स्वस्थ रखना पड़ता है, ये एक मेंटल डिसेबिलिटीज लेकर आता है। फ्यूचर में मैंने बताया ना, जो अभी हो रहा है वो फ्यूचर में समस्या का कारण बनेगा, इसलिए इससे रिलेटेड सारी बातें आपको पता होनी चाहिए कि कौन कब कैसे कार्य करता है। बहुत ज्यादा स्पर्म नहीं निकालने से क्या होता है, बहुत ज्यादा स्पर्म अपने आप नहीं निकलता, उसे निकालना पड़ता है। अगर उसे आप करेंगे तो स्पर्म जो स्टोरेज है वो निकल जाएगा, स्पर्म की संख्या आपकी शरीर में कम रहेगी, तो स्पर्म रिलीज नहीं होगा, और धीरे धीरे आपकी बॉडी जो है वो जो मतलब थका हुआ फील करेगी और आप परेशानियों में रहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग यहां पर ध्यान रखना होगा।
ठीक है, समझ में आया। शिव प्रकाश मिश्रा जी कह रहे हैं जो क्वेश्चन है सी हॉर्स मेल वाले पार्ट में जो होता है, सी हॉर्स जो मेल वाला पार्ट जो है उसमें कोई दो बहुत बड़े कारण नहीं है। फर्टिलाइजेशन की वजह से जो है हमेशा जो पार्ट जो जनरेट होता है उसमें मेल पार्ट फर्टिलाइजेशन की वजह से जनरेट होता है, फीमेल पार्ट उसमें फर्टिलाइजेशन की वजह से जनरेट नहीं होता, वो विदाउट फर्टिलाइजेशन हो जाता है, इस कारण से उसमें ऐसा होता है। ठीक है, बाकी आपको जैसा लगे आप देख सकते हैं, आप बुराइयां कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इट्स ऑल अबाउट स्टडीज, आप इस टॉपिक से पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अब इसके बाद का पार्ट जो है हम लोग यहां पर नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद है सारी बात आपको समझ में आई होगी और सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होंगी। ठीक है, और जो परेशानियां हैं फिर आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय, गुड नाइट। ठीक है, कल हम इसके ऊपर सवाल करेंगे कि क्या क्या हो सकता है यहां पर। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर में। ठीक है, क्या है सवाल आप लोगों का, बताइए भाई। हाइड्रोसेल क्या होता है? हाइड्रोसेल ये जो स्क्रोटम वाला भाग है, ये जो वृषण कोश रहता है, यहां पर कई बार किसी वजह से म्यूकस या द्रव जैसा कुछ भर जाता है, कई कारण हैं उसके। ठीक है, एक बीमारी है और इस वजह से ये थोड़ा सा फूलने लग जाता है, वो हाइड्रोसेल कहलाता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का नाम है बच्चे, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का नाम है। उस